वाली जात में हमने शुरू किया है मर्ज। मर्ज या बीमारी एक ही चीज है। सबसे पहले हम इसी से हमने शुरू कर रहे हैं। तो किसे कहते हैं? शेख बू अली सीना एक बहुत बड़े तबीब हुए हैं, बहुत बड़े फलसफी हुए हैं अपने वक्त के। यूनानी के बहुत बड़े तबीब हुए हैं शेख बू अली सीना। बहुत सारी किताबें हैं इनकी, बल्कि इनकी किताबों की बहुत सारे तर्जमे किए हैं लोगों ने अलग अलग भाषाओं में। फारसी में किया है, इंग्लिश में किया है, ठीक है। और इनकी शरह लिखी गई हैं, यानी कि एक तरीके से जैसे किसी किसी हार्ड किताब को इजी करके लिख देते हैं, उसमें शरह यानी कि जिसको समझने में आसानी हो जाती है, इनकी शरह भी लिखी गई है इनकी किताबों की। अल कानून नाम की किताब लिखी है इन्होंने, अल कानून नाम की किताब लिखी है इन्होंने। बहुत से बड़े बड़े अतिब्बाओं ने उसका तर्जमा किया है, अलग 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 लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन किया है। तो इनके अनुसार मर्ज या बीमारी की क्या तारीफ, क्या डिफिनेशन, क्या परिभाषा है, यानी क्या बीमारी की क्या परिभाषा है। मर्ज की तारीफ यानी परिभाषा यह है कि मर्ज इंसान के जिस्म की वह गैर तबाई यानी कि एब नॉर्मल, ठीक है, हालत है जिससे बदन के अफ़आल यानी कि काम यानी कि फंक्शन में कोई परेशानी पैदा हो जाए। यानी कि जो इंसान नॉर्मली काम करते हैं अपने, जो इंसान का जिस्म नॉर्मली कोई काम करता है, इंसान अपने जिस्म से कोई नॉर्मली काम करता है, वो काम ना कर पाए, ठीक है, उसमें कोई परेशानी पैदा हो जाए, इसी को मर्ज या बीमारी कहते हैं। ये कहा है शेख बू अली सीना ने, ठीक है। सही बोली यानी कि सुना। जो इंसान नॉर्मली कोई काम कर लेता है वो ना कर पाए, उसमें कहीं प्रॉब्लम आने लग जाए, ठीक है, तो इसको मर्ज या बीमारी कहते हैं। नोट, एक इसमें ये स्पेशल सी चीज थी वो आपको बतानी थी, क्योंकि कई बार ये सवाल जो है, कई कई बार ये सवाल पूछा गया है, और थोड़ा सा जो है कई लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ के जाते हैं, उसके बावजूद भी एग्जाम में जाकर के जो है गलती लगाते हैं। तो वो गलती आप मत करना, ठीक है। जालिनूस ये भी एक बहुत बड़े फलसफी तबीब है यूनानी के। जालिनूस के मुताबिक जालिनूस के मुताबिक यानी कि जालिनूस के अनुसार अहवाल बदन तीन है, यानी कि बदन के हालात तीन प्रकार के होते हैं। यानी कि बदन के जो हालात होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, या तो किसी कोई बदन जो है, किसी इंसान का जो बदन है वो सेहतमंद होगा यानी कि स्वस्थ होगा, स्वास्थ्य। नंबर दो, बीमारी या मर्ज। और नंबर तीन जो होता है ला सिहत ला मर्ज, यानी कि हालत सालसा, इसको हालत सालसा बोलते हैं। ला सिहत ला मर्ज यानी कि ना तो कोई पूरी तरीके से सेहतमंद ही हो और ना पूरी तरीके से बीमार ही हो, बीमार ही हो, ठीक है। तो ये जालिनूस ने किसी भी इंसान की बॉडी के हेल्थ और डिजीज को जो है, बीमारी और तंदुरुस्ती को तीन दर्जों में बांटा है जालिनूस ने, ठीक है। अहवाल बदन जो किया है तीन जगह बांटा है। एग्जाम में आता है जालिनूस के मुताबिक अहवाल बदन, ठीक है। तो तीन है, याद रखना। नंबर एक सेहत यानी कि तंदुरुस्ती, नंबर दो मर्ज यानी कि बीमारी, और नंबर तीन ना तो सेहतमंद ही हो आदमी पूरा और ना पूरा बीमार ही हो, मतलब आदमी अपने काम कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उसको परेशानी है, ठीक है। इसकी फिर अलग अलग क्लासिफिकेशन है, लेकिन आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, क्योंकि सवाल अगर आएगा तो वो ऐसा लग रहा है कि इसी में शायद ज्यादा बारीकी में आपको पूछेंगे नहीं, ठीक है। जालिनूस के नजदीक तीन, ठीक है, इसको याद रखना, जालिनूस के नजदीक तीन। और शेख बू अली सीना के नजदीक यानी कि शेख बू अली सीना के अनुसार दो। शेख बू अली सीना ने कहा कि इंसान या तो तंदुरुस्त होगा या बीमार होगा। शेख अबू अली सीना ने क्या कहा कि इंसान या तो तंदुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा, या बीमार होगा, रोगी होगा। और जालिनूस क्या कहते हैं? या तो तंदुरुस्त यानी कि स्वस्थ होगा, या बीमार होगा यानी कि रोगी होगा। या उन्होंने एक तीसरी हालत भी बताई है, ला सेहत ला मर्ज, यानी कि ना तो पूरी तरीके से सेहतमंद ना पूरी तरीके से बीमार, यानी कि बीच की हालत, ठीक है। ये जालिनूस ने कहा है, तो इसको भूल मत जाना। ऐसा ना हो जालिनूस के बारे में पढ़े आप दो लगा दो। बू अली सीना ने दो बताया, एक सेहत एक मर्ज, यानी कि एक तंदुरुस्ती एक बीमारी। जालिन उसने तीन बताए हैं, इन चीजों को ध्यान रखना। मैं बार बार दो तीन बार बता चुका हूं, इन चीजों को ध्यान रखना, इन चीजों को जी सर। ध्यान रखना। इसमें आपस में इनको घुमा मत देना, ठीक है। ऐसा ना हो कि जालिनूस के नजदीक आप वहां दो कर दो और बोली सीना के नजदीक जो है आप वहां तीन कर दो, इसको समझ लेना, जी जी। ठीक ओके है। सर। सबब, सबब किसे कहते हैं? सबब कहते हैं असबाब यानी कि कारण यानी कि वजह यानी कि कॉज, किसी बीमारी की वजह। अगर कि आपको पूछा जाए सबब सबब क्या है, तो आप कहोगे कारण, तो कारण कहोगे, सबब कारण, ठीक है, या कॉज या वजह। अब ये जो सबब के जो मायने हैं, कारण है, वजह है, ठीक है, कॉज है, ये उसकी डेफिनेशन नहीं है, ये उसका अर्थ है, ठीक है। एक भाषा से दूसरी भाषा में पहुंच करके हमने उसी चीज को बता दिया, ठीक है। सबब यूनानी है, वजह आम उर्दू है,
कॉज इंग्लिश है, कारण हिंदी है। ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। किताब का जो लिखा जाता है, जो कॉपी में लिखा जाता है, कॉपी में सबब की डेफिनेशन जो है वो सबब की डेफिनेशन कारण वजह या काउज नहीं है, ये तो उसके अर्थ है। जो जो कॉपी पेंसिल मांगती है वो कुछ और लफ्ज मांगती है, वो क्या करती है, वो एक ऐसी डेफिनेशन, एक ऐसी परिभाषा मांगती है जिससे कि संतुष्ट हो जाए पढ़ने वाला, सामने वाला जो है वो संतुष्ट हो जाए, इन चीजों को समझ ले अच्छे से। क्या है सबब, क्या चीज है, वजह क्या चीज है, बीमारी की वजह क्या चीज है। और ये जो सबब कारण वजह, ये तो इनके माय मतलब एक तरीके से एक भाषा को उसी शब्द को दूसरी भाषा में बताते हैं। ये उसकी परिभाषा नहीं है, ये उसके अर्थ है, एक तरीके सिनोनिम्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब परिभाषा क्या है, सबब किसे कहते हैं, कॉज किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा उसको समझो। सबब की तारीफ, परिभाषा ये है कि जो पहले हो, जो पहले हो वो सबब है, ठीक है। और जिसकी वजह से इंसान के बदन यानी बॉडी के अंदर कोई नई हालत पैदा हो जाए, जो पहले हुआ हो वो सबब, सबब पहले होता है। उसके बाद जो बॉडी के अंदर चेंजिंग आए, जो परिवर्तन आए, जो नई हालत पैदा हुई, ठीक है, वो क्या है, अगर वो अच्छी तरफ आ रही है, मानी कि एक आदमी जो है एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, ठीक है, तो एक्सरसाइज सबब हुआ और उसकी तंदुरुस्ती बनी, ठीक है, ये उसकी सेहत है। अगर अच्छी तरफ हुई तो उसका स्वास्थ्य बना है। और अगर गलत तरीके से गई है, यानी कि इंसान की बॉडी के जो फंक्शन है, जो काम है, वो अगर बिगड़े हैं, तो क्या हुआ, मर्ज या बीमारी हुए, या बीमारी है। लेकिन सबब क्या है, सबब वो है जो पहले से हो, जिसकी वजह से बीमारी आई, बीमारी बाद में आई, पहले सबब है, ठीक है। मान लीजिए, मान लीजिए बगैर अ, फुल सर्दी में, बगैर गर्म कपड़ों के कोई बाहर निकल जाए, ठीक है, खुले मैदान में निकल जाए, सर्दी में आ जाए, उसको इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। इन्फेक्शन होने के बाद उसको निमोनिया हो गया, कफ हो गया, ठीक है, फीवर हो गया। तो ये जो कफ फीवर वगैरह, जो भी डिजीजेज, जो भी परेशानियां, जो भी बीमारियां हैं, जो भी एबनॉर्मल फंक्शन है बॉडी के, ये कैसे हुए, ये वो जो बॉडी है, जो शरीर है, जो इंसान है, वो एक एबनॉर्मल टेम्परेचर में गया, ये वहां गया जहां उसको पूरी एहतियात के साथ कपड़े वगैरह अच्छे से पहन के जाना चाहिए था। तो वो एक जो नॉर्मल, जो एबनॉर्मल टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, एक ठंडी हवा है, उसकी वजह से जो उसको प्रॉब्लम हुई, जो इसको इन्फेक्शन हुआ, ये क्या है, ये सबब है। और पहले ये हुआ, बाद में बीमारी हुई। तो सबब का कब होगा, सबब पहले होगा, वजह पहले आएगी, वजह के बाद कोई बीमारी आएगी। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। अर्ज, एक चीज होती है अर्ज। अर्ज क्या होता है, अर्ज वह है जो बीमारी के साथ साथ पैदा होती है, यानी कि कोई बीमारी हुई, उसके साथ साथ पैदा हुई कोई तकलीफ, वो अर्ज है। कैसे, जैसे बुखार के साथ सिर का दर्द पैदा हो जाना, तो बुखार मर्ज हुआ और सिर का दर्द अर्ज हुआ। यानी कि किसी को बुखार हुआ, ठीक है, किसी को जी। बुखार हुआ, मान लीजिए किसी को मलेरिया हुआ, ठीक है, मलेरिया के साथ साथ उसके सिर में दर्द हुआ, ठीक है। जी। तो मलेरिया क्या है, एक बीमारी है, एक रोग है। लेकिन मलेरिया के साथ जो उसके सिर में दर्द हुआ है, वो ठीक है, अर्ज है। तो अर्ज है जो जी। किसी बीमारी के साथ पैदा हो जाए। इसी तरीके से मान लीजिए किसी बच्चे को खसरा होता है, तो खसरे में उसका जो चेहरा है वो क्या हुआ, एकदम लाल हो गया और परेशान हो गया बहुत ज्यादा, तो ये क्या है, ये अर्ज है, ठीक है, उसके साथ यानी कि दूसरी जुड़ी हुई तकलीफ है, ठीक है। अब मैं एक चीज बता, ठीक है, अर्ज भी एक गैर तबई यानी एबनॉर्मल हालत होती है। जिस तरीके से बीमारी एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है, यानी कि एक सही सही हालत नहीं होती, एक नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, इसी तरीके से अर्ज भी एक गैर तबई यानी कि एबनॉर्मल हालत होती है, यानी कि नॉर्मल से हटके एक मामला होता है, एक हालत होती है। अब मर्ज की अलामात, अलामात कहते हैं निशानियों को। अलामात यानी कि निशानी, यानी कि कैसे किसी को पता लगे कि वो बीमार हो गया है, तो कुछ ना कुछ निशानियां सामने आती हैं, उन निशानियों को अलामात बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अलामात जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक जो लाइन है, इसमें जो है अलामात को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक सिम्टम, एक साइन। सिम्टम वो है जो मरीज को महसूस होता है, मरीज डॉक्टर को जाके बताता है वो परेशानियां, वो निशानियां किसी बीमारी की, किसी बीमारी की वो निशानियां जो कि एक मरीज जो है वो डॉक्टर को जाके बताता है, और जो खुद भी उसे पता होता है, वो मतलब किसी को कोई भी उससे पूछे, जो वो बता देता है, वो सिम्टम है। वो इस तरह की अलामत है जो कि मरीज जानता है, जो कि मरीज को उसका अनुभव हो चुका है, उसका इल्म हो चुका है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सिम्टम। इसके यूनानी क्या है, अलामत। एक अलामत, एक निशानियां, कुछ निशानियां ऐसी हैं जो कि डॉक्टर खुद तलाश करता है,
खुद ढूंढता है मरीज के अंदर, ठीक है, खुद अपने इल्म के बिहाफ पे, यानी कि चूंकि वो डॉक्टर है, उसको नॉलेज है बीमारियों की और बीमारियों को इलाज करने की, तो जो मरीज ने बताया वो सिम्टम, और जो डॉक्टर ने तलाश कर लिया, जो डॉक्टर ने जाना, वो साइन। यूनानी में दोनों को अलामात कहेंगे, निशानियां कहेंगे। सिम्टम को भी जो है अलामात कहेंगे, और साइन को भी अलामात कहेंगे। यानी कि जो मरीज डॉक्टर को बता रहा है वो भी अलामात है, निशानियां हैं, और जो डॉक्टर ने उसके अंदर ढूंढा, जो तलाश किया, डॉक्टर ने कंफर्म डायग्नोस की, वो भी अलामात है। ठीक है, यानी कि जो डॉक्टर ने अपने आप से तलाश की वो भी अलामात, वो भी निशानी, और वो निशानी साइन कहलाएगी। और जो मरीज बता रहा है कि मुझे यूं 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 ये परेशानियां हैं, ठीक है, वो भी अलामात कहलाएगी, वो सिम्टम है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे कहेंगे? अलामात वो है जो किसी बीमारी मर्ज को जानने और समझने में मदद करती है। यानी कि अलामात मर्ज अलामात मर्ज अलामात मर्ज वो है जो किसी बीमारी या मर्ज को जानने और समझने में मदद करती है, जिससे मरीज को बीमारी की जानकारी होती है और मरीज उस बीमारी से छुटकारा पाने की कोशिश यानी कि जतन करता है। किसी तबीब यानी कि यूनानी डॉक्टर के पास जाता है, वह अलामात सिम्टम्स वह अलामात क्या है? सिम्टम्स। तबीब का मायना वैसे यूनानी डॉक्टर नहीं होता, तबीब का मायना डॉक्टर भी होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें यूनानी डॉक्टर लिख दिया है, क्योंकि लफ्ज जो है तबीब जो है वो यूनानी है। नहीं तो यूनानी का मतलब तबीब का मतलब यूनानी डॉक्टर नहीं होता, तबीब किसी भी डॉक्टर को बोल सकते हैं। ठीक है, वह अलामात यानी सिम्टम्स कहलाती हैं जो मरीज खुद ब खुद जान सकता है, या तबीब डॉक्टर को बता सकता है, या अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को बता सकता है। वो सब क्या है? सिम्टम है। ठीक है, अब वो अलामात यानी निशानियां जो कोई तबीब यानी कि डॉक्टर अपने इल्म यानी नॉलेज से पता करता है, उनको साइन यानी कि साइन कहते हैं। साइन को भी अलामात कहते हैं यूनानी में, और सिम्टम को भी कहते हैं। जो मरीज को खुद ब खुद पता लग जाए, और उसकी तकलीफ की, उसकी परेशानी की वजह से, उसके एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से, ठीक है, वो सिम्टम। जो डॉक्टर तलाश कर रहे हैं, डॉक्टर अपनी नॉलेज के बिहाफ पे, ठीक है, वो साइन। दोनों को अलामात कहेंगे। जैसे किसी मरीज को बुखार हुआ जिससे हरारत यानी कि गर्म महसूस हुआ, कोई किसी को बुखार हुआ, ठीक है, बुखार हुआ तो उसको जो उसका बॉडी क्या हुई? हीटेड हुई, गर्म हुई। ठीक है, तो ये गर्मी या घबराहट जो है अलामात यानी कि सिम्टम्स कहलाएगी, यानी कि निशानियां कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सिम्टम्स। क्यों? कोई भी किसी को बुखार हुआ और बुखार के बाद उसका शरीर तपने लगा, तो जो उसको महसूस हो रहा है वो बताएगा कि मेरी मेरी जान तप रही है, मेरी बॉडी जो है अंदर से गर्मी निकाल रही है। तो ये जो अंदर से गर्मी निकल रही है, ये जो अंदर से हीट निकल रही है, ये क्या हुआ? ये सिम्टम हुआ, अलामात हुई। तबीब तबीब ने मरीज की नब्ज देखी, उनको नब्ज में टैकीकार्डिया यानी नब्ज की रफ्तार बढ़ी हुई महसूस हुई, उसको साइन अलामात कहते हैं। ठीक है, यानी कि तबीब ने क्या किया? तबीब को आकर के बताया कि बुखार हो रहा है, तो उन्होंने नब्ज देखी, उन्होंने देखा टैकीकार्डिया। ठीक है, उन्होंने महसूस किया कि इसका जो है इसकी धड़कन बढ़ रही है, तो ये क्या हुआ? ये टैकीकार्डिया हुआ। ये क्या हुआ? ये साइन हुआ, यानी कि डॉक्टर के जरिए से जानी जानी हुई अलामत यानी कि निशानी, टैकीकार्डिया। ठीक है, उसको साइन कहते हैं। अलामात का लफ्जी मायना निशानियों के हैं, अलामात निशानी को कहते हैं, अलामात निशानी को कहते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पीछे पढ़ा था हमने अर्ज, यानी कि किसी को बुखार हुआ, ठीक है, और बुखार होकर सिर में दर्द हुआ, ठीक है, तो ये अर्ज होता है। कई बार अर्ज जो है वो सब अर्ज जो है वो अलामात भी कहलाता है। चूंकि बुखार हुआ, एक बीमारी हुई, अर्ज जो है सिर में दर्द हुआ, लेकिन अर्ज जो है, चूंकि सिर के दर्द का पता लग रहा है, तो अर्ज जो है एक अलामत भी है, यानी कि सिम्टम भी है। तो कई बार क्या होता है, कई कई बार क्या होता है, अलामात जो है अलामात जो अर्ज जो है वो अलामात भी होता है, अर्ज जो है वो अलामात भी होता है। तो इसके लिए हमने एक लाइन बनाई है, ये कई बार एग्जाम में आई हुई है, आप लोग अपने नोट्स में देखिए। सबसे पहले सबब, सबब के बाद सबब जो है, सबब यानी कि वो कहीं किसी इन्फेक्शन में जो है मरीज कोई भी इंसान फंसा, फंसने के बाद उसमें वो बीमारी आ गई, और बीमारी के आने के बाद या तो उसके साथ कोई अर्ज यानी कि कोई भी कंडीशन जुड़ गई, कोई एबनॉर्मल कंडीशन जुड़ गई, या फिर उसमें कुछ निशानियां सामने आई, वो अलामात कहलाई। यानी कि अर्ज को अलामात भी कह सकते हैं, अगर वो पकड़ में आ जाए, वो समझ में आ जाए तो सबसे पहले सबब, फिर मर्ज, फिर अर्ज, या सबब फिर मर्ज फिर अलामात, इस तरीके से होगा। अगर इसको हम ऐसे कर दें कि मर्ज, मर्ज के बाद सबब, सबब के बाद अलामात, तो गलत हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले बीमारी थोड़ी हुई, सबसे पहले तो सबब हुआ, कोई वजह हुई जिसकी वजह से बीमारी पैदा हुई। ठीक है, फिर उसके बाद बीमारी पैदा हुई सबब की, और सब उसके बाद जो है उसके साथ कोई अर्ज जुड़ गया और कुछ निशानियां सामने आई। ठीक है, अर्ज जो है वो निशानी भी यानी कि अलामात भी हो सकती है, अगर वो महसूस हो जाए तो।
ठीक है जी। जी। सबब मर्ज अर्ज, और यह सबब मर्ज अलामात, दोनों लाइनें ठीक है, इनको अच्छे से ध्यान में बिठा लेना। यानी कि सबब कोई कारण है, मर्ज कोई बीमारी है, अर्ज जो किसी बीमारी के साथ जुड़ने वाले कुछ और एबनॉर्मल लक्षण, एबनॉर्मल एबनॉर्मल जो है कंडीशन हो। ठीक है, सबब मर्ज अलामात, यानी कि सबसे पहले कोई वजह हुई बीमार होने की, ठीक है, फिर उस वजह से बीमार हुआ इंसान, उसके बाद कुछ निशानी सामने आई, कोई तकलीफ सामने आई, उसको अलामात कहेंगे। जी। अब नब्ज, ये जो हमारा टॉपिक है, बीमारी की तारीफ, यानी कि बीमारी किसे कहते हैं, सबब किसे कहते हैं, अर्ज किसे कहते हैं, मर्ज किसे कहते हैं, इसमें से आ जाता है सवाल। तो आप लोग इसको हल्का मत समझ लेना, सिर्फ एक कहानी मत समझ लेना, ये एक पॉइंट है। और इसमें से जो सवाल बनते हैं एक्चुअली वो नॉर्मल से ही बहुत इजी से सवाल बनते हैं, तो इसको गलत मत कर देना बिल्कुल भी। ठीक है, जी। चाहे आपको इस लेक्चर को जो है बाद में 3 बार सुनना पड़े, लेकिन आप इसे गलत नहीं करके आएंगे, आप इसको सही करके आएंगे। ओके सर। ठीक है, अब क्या होता है नब्ज, हम नब्ज पढ़ेंगे। ठीक है, नब्ज यानी कि पल्स देखना। ठीक है, शराइन आर्टरी की हरकत यानी मूवमेंट का नाम है। इंसान के अंदर दौरान खून में जो इस्तेमाल होती है, दो तरह के पाइप इस्तेमाल होते हैं। एक आर्टरी इस्तेमाल होती है, एक वेंस इस्तेमाल होती है। जो आर्टरीज हैं उनको शराइन बोलते हैं, जो वेंस हैं उनको ओरिदा बोलते हैं। एक को वरीद, वरीद की जमा ओरिदा, एक को शिरियान, शिरियान की जमा शराइन। ठीक है, एक आर्टरी को जो है शिरियान कहेंगे और ज्यादा आर्टरी को जो है शराइन कहेंगे। इसी तरह एक वेन को जो है वरीद और ज्यादा वेन्स को जो है ओरिदा कहेंगे। ठीक है, अब जो शराइन की हरकत है, जो शराइन की तड़पती है, उसी को क्या बोलते हैं, नब्ज बोलते हैं। नब्ज के लिए क्या करते हैं, यहाँ गट्टे पे ऐसे हाथ रखते हैं। ठीक है, ऐसे हाथ रखते हैं, तो मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए आप, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसा ये मेरा हाथ है, तो मैं ऐसे ऐसे नब्ज देख रहा हूँ। ठीक है, तो यह क्या है, आर्टरी है। जब उस आर्टरी के ऊपर हम ऐसे मतलब चेक करते हैं, तो एक तड़प सी महसूस होती है, ऐसे 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 मतलब। ठीक है, झटका सा महसूस होता है, एक मूवमेंट सी महसूस होती है, एक तड़पन सी महसूस होती है। ठीक है, ये क्या है, ये नब्ज है। ठीक है, ये क्या है, ये नब्ज है। ये किस में महसूस होती है, आर्टरी में महसूस होती है। जो हल्की सी जो मूवमेंट होती है वो वेन में भी होती है। ठीक है, लेकिन वो महसूस नहीं होती। ठीक है, इसलिए जो नब्ज है वो केवल, वो सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़ी हुई मानी जाती है। नब्ज जो मानी जाती है वो सिर्फ आर्टरी से, यानी कि शिरियान यानी कि शराइन ऑफ आर्टरीज श्राइन। से। ठीक है, इनसे आर्टरीज से जोड़ के मानी जाती है। जिसमें, इसको बहुत गौर से सुनना, ये थोड़ा सा है समझने लायक। ठीक है, जिसमें इनबिसात यानी कि डायलेटेशन यानी कि फैलाव। ठीक है, जो हमारी, मेहंदी जरा सेट होकर बैठ जाइए, 2 मिनट थोड़ा सा बारीकी में समझ रहे हैं। जो हमारी, जो किसी भी इंसान की आर्टरी है, जब उस पर उंगली रखते हैं तो उसमें झटके महसूस होते हैं। ठीक है, टक 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 टक, आवाज तो नहीं सुनाई देती, लेकिन इस तरह की हमें, हम फीलिंग लेते हैं अपनी जो है, अपनी इंडेक्स फिंगर को वहां रख करके जो है हम इस तरह की फीलिंग लेते हैं। ठीक है, 3 उंगलियों से भी नब्ज देख सकते हैं, एक से भी देख सकते हैं, 4 से भी देख सकते हैं। अब जितनी भी रख दी जाए वहां पे, उनमें उनके जो आखिरी पोरे हैं, ठीक है, डिस्टल फ्रेंज बोलते हैं इनको। तो इनमें हम एक एक सेंसेशन महसूस करते हैं, जैसे कोई चीज आके ऐसे 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 पीछे हट रही लग रही, पीछे हट रही लग रही, तो इसको हम नब्ज बोलते हैं। ठीक है, बीच में तो चेक कैसे करते हैं? नब्ज में क्या करते हैं, नब्ज में दो दो तरह की हरकत होती है। एक तो जैसे कोई चीज बाहर को टकरी, फिर अंदर गई, फिर टकरी, फिर अंदर गई, फिर, यानी कि बाहर की तरफ आई, तो क्या हुआ, डायलेटेशन हुआ, यानी कि फैलाव हुआ एकदम बाहर की तरफ। इसको समझना, जो जब एकदम मतलब महसूस हुआ ना कि कोई चीज जो है उंगलियों के पोरे से टकरी, तो जब कोई चीज उंगलियों के पोरे से टकरी, यानी कि आर्टरी के अंदर फैलाव हुआ, एक धक्के के साथ खून आया। ठीक है, तो यानी कि फैलाव, यानी कि डायलेटेशन, यानी कि फैलाव हुआ, इसको इनबिसात कहते हैं यूनानी में। इनबिसात यानी कि आर्टरी के अंदर फैला हुआ है, खून आया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक चीज होती है इनकिबाज, इनकिबाज कहते हैं सिकुड़ना, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि सिकुड़ना। ठीक है, इन दोनों हरकत का जो नाम है वो क्या है, नब्ज है। अब ये चलती रहती है, ऐसे ऐसे महसूस होता है, ऐसे ऐसे, टक टक टक, उंगली के नीचे जैसे कोई चीज उठ रही हो, उठ रही हो, बार बार उठ रही हो, बार बार उठ रही, ऐसा महसूस होता रहता है। ठीक है, ये क्या चीज है, नब्ज है। नब्ज
जो कोई भी तबीब महसूस करता है मरीज की नाड़ी पर रखने के बाद, आर्टरी पर रखने के बाद। अब इसको थोड़ा सा बारीकी में समझिए। दोनों हरकतों से यानी कि जब वो उंगलियों के नीचे जो है कोई चीज फड़की वो, और जो पीछे हटी वो फिर फड़की, फिर ये जो हरकत है, मतलब आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे आना, ये जो दोनों हरकतें हैं, ठीक है, इसमें नब्ज का पूरा काम होता है, जिसका मकसद जरूरत जो है ऑक्सीजन यानी कि हवा नसीम को के जरिए यानी कि द्वारा रूह की तदबीर यानी तादील यानी इसलाह यानी कि साफ सफाई हो जाए। शेख क्या कहते हैं, ये जो इस तरीके से खून जो है रगों में जा रहा है, आर्टरी में जा रहा है, ये क्यों जा रहा है? क्योंकि ये इसलिए जा रहा है ताकि जो हवाए नसीम है, हवा नसीम किसे, आपको ये भी पूछ सकते हैं हवा नसीम किसको कहते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हवाए नसीम जो है वो ऑक्सीजन को बोलते हैं। जी, ठीक है, ऑक्सीजन। प्लीज बीच में मत बोलिए, म्यूट करके रखिए, क्योंकि नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, थोड़ा सा डीप टॉपिक पढ़ रहे हैं इस टाइम। ठीक है, तो जो हवा नसीम है वो क्या करता है, खून में मिलता है, खून में मिलता है। अब जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी तो ये कहती है कि गैसियस एक्सचेंज है, भाई गैस जो है अदला बदली हो रही है, ऑक्सीजन आ रही है खून के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस जा रही है। ठीक है, लेकिन जो पुरानी थ्योरी है, जो यूनानियों की थ्योरी है, जो एक यूनानी तबीब यानी कि बू अली सीना की थ्योरी है, वो क्या कहते हैं, बू अली सीना की थ्योरी को आपको समझना पड़ेगा। वो थ्योरी क्या कहते हैं कि जो ऑक्सीजन यानी कि हवाए नसीम, उन्होंने ऑक्सीजन को जाना, उन्होंने क्या बताया कि ऑक्सीजन जो है हवा नसीम जो है खून में मिलती है, और खून के अंदर जो रूह होती है, वैसे तो रूह जो आत्मा को बोलते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि खून के अंदर जो रूह होती है उसकी तादील करती है, तदबीर करती है, इसलाह करती है, यानी कि उसकी साफ सफाई करती है। यानी कि खून के अंदर जो रूह होती है, जो जिंदगी होती है, उसकी साफ सफाई करती है। तीन शब्द प्रयोग हुए हैं यहाँ यूनानी के, तदबीर तादील इसलाह, इन सब का तकरीबन एक ही मायना है, यानी कि साफ सफाई हो जाती है रूह की। रूह इन्होंने क्या कहा है, जो जिंदगी है, जो खून के अंदर जिंदगी है, इसको इन्होंने रूह कहा है। किसने? शेख बू अली सीना, जो कि एक महान यूनानी तबीब है। ठीक है, तो तदबीर तादील इसलाह, अभी क्या कह रहे हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो खून में मिलती है, और खून में जो है शराइन के जरिए से वो पूरी बॉडी में जाती है, और पूरी बॉडी में जो रूह है उसमें उसकी क्या हो जाती है, साफ सफाई हो जाती है, यानी कि वो एक तरीके से रिपेयर हो जाती है। ये एक यूनानी कॉन्सेप्ट है। न्यू वो जो एक ऑक्सीजन मिल रहा है, और ऑक्सीजन मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, और जो है हर हर सेल के अंदर जो है एक तरीके से हर हर सेल को जो ऑक्सीजन मिल रही है, और उसका मेटाबॉलिज्म, वो एक मॉडर्न थ्योरी है। और ये एक ओल्ड थ्योरी है, आपकी यूनानी थ्योरी है। क्यों? क्योंकि बू अली सीना कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन यानी कि हवाए नसीब खून के अंदर मिल रहा है, तो खून के अंदर मिलने के बाद जो खून के अंदर जो रूह है, उस रूह को क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, उसको उसकी सफाई कर रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है। हमको इस चीज को समझना होगा, ये ओल्ड थ्योरी है, ये यूनानी थ्योरी है। अब थोड़ा सा इसको आगे ऐसे समझिए आप। रूह शराइन के साथ औरिदा और कल्ब में भी पाई जाती है। ठीक है, रूह कहाँ पाई जाती है? रूह एक तो आत्मा होती है, ये वो रूह नहीं है, ये वो रूह का मतलब यहाँ पे जिंदगी है, यानी कि रूह शराइन के साथ औरिदा और कल्ब में भी पाई जाती है। देखिए, हमारा रूह का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा रूह का मतलब ये है कि आत्मा है, आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, वो एक मतलब वो एक अलग चीज है। ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट एक अलग चीज है। यहाँ रूह का मतलब जो है एक तरीके से जिंदगी है। यहाँ रूह का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से है, जो बू अली सीना कह रहे हैं वो इस तरीके से कह रहे हैं, इसको ऐसे समझिए आप। ठीक है, मतलब आत्मा परमात्मा से यहाँ कोई वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो वाला सिद्धांत नहीं है यहाँ। ठीक है, उस सिद्धांत को हम एक थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखते हैं, इस सिद्धांत को समझते हैं। शेख बू अली सीना ये कह रहे हैं, जो इंसान के खून के अंदर जिंदगी है, उसकी तादील हो जाती है, वो मूवमेंट में आ जाती है, वो एक्टिवेट हो जाती है, वो साफ सुथरी हो जाती है। ठीक, कैसे? जब उसके अंदर हवाए नसीम यानी कि ऑक्सीजन मिल जाती है। वो कैसे मिलती है, और वो हवाए नसीम कहाँ कहाँ होती है? शेख कह रहे हैं कि हवाए जो नसीम है, ऑक्सीजन जो है वो औरिदा में भी है, यानी कि वेंस में भी है, आर्टरीज में भी है, यानी कि शराइन में भी है, कल्ब में भी है। लेकिन ये कह रहे हैं शेख कि इसका जो मरकज है वो शराइन ही माना जाएगा, यानी कि आर्टरी ही मानी जाएगी। रूह का जो मरकज है वो आर्टरी ही मानी जाएगी, सिर्फ आर्टरी मानी जाएगी। ठीक है, ये एक यूनानी कॉन्सेप्ट है, आप इसको ऐसे समझिए। अब एक अब ये जो नब्ज होती है, देखिए, नब्ज होती है, टक 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 टक, हम अपनी उंगली के नीचे महसूस करते हैं ना, जैसे कि कोई चीज झटका मार रही हो। तो ये जो झटका मारती है, जो एक बार झटका मार के पीछे हटी, इसको एक नब्जा बोलते हैं।
एक बार झपटा मारा, ठोकर मारी, महसूस हुआ हमें अपनी उंगलियों के नीचे, हमने नब्ज पे उंगलियां रखी हुई हैं। एक बार झटका लगा, झटका लग के जो पीछे को हुई, इसको एक नब्जा बोलते हैं। अब ये नब्जे लगातार चलते रहते हैं, कंटिन्यू नब्जे चलते रहते हैं, यानी कि जो आर्टरी है वो ठोकर कंटिन्यू मारती रहती है, ठोकर कंटिन्यू मारती रहती है हमारी उंगलियों के लास्ट पोरो के, यानी कि डिस्टल फैलेंस के नीचे। डिस्टल फैलेंस की जो हमारी स्किन है, जो कि इंसान की जिस्म की सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट बताया गया है। सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट कौन सा बताया है? हमारी जो डिस्टल फ्लैंज होती है उसकी जो हमारी जो हमारी जो फ्लैंजिस हैं, फ्लैंजिस का जो डिस्टल फ्लैंज है, इसका जो सुपीरियर पोर्ट है, पोर्शन है, जो आगे का हिस्सा है, इसको सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे से महसूस करती है नब्ज को। ठीक है, बहुत अच्छे से महसूस करती है। तो इसमें क्या होता है, जो एक बार नब्ज ने ऊपर को झटका मार के पीछे हटी, इसको बोलते हैं नब्जा। ये नब्जा चलता रहता है और नब्ज चलती रहती है। ठीक है। अब नब्जे में क्या चीज होती है? एक नब्जा में दो हरकत होती है। दो हरकत यानी कि दो मूवमेंट। कौन कौन सी? एक मूवमेंट तो वही जब पल्स के नीचे, इसके नीचे, उंगली के नीचे हमें महसूस हुआ कि नब्ज ने झटका सा मारा और झटका मार के पीछे हटी। एक तो झटका मारा और झटका मार के पीछे हटी, दो मूवमेंट। ठीक है, दो मूवमेंट होती है। ठीक है। और एक नब्जा में दो सकून यानी कि रेस्ट होते हैं। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, मान लीजिए हमें अपनी उंगली के नीचे महसूस हुआ झटका। तो जब झटका लगा, यानी कि जो आर्टरी है, इसको आप आर्टरी मान लीजिए, इस पेन को आप आर्टरी मान लीजिए, यानी कि इसके अंदर खून दौड़ रहा है। तो जब खून दौड़ा, ये क्या हुआ? एकदम फूली। फूली तो हमें महसूस हुई। जब आर्टरी जो फूलती है ना एकदम, क्योंकि दिल ने जो प्रेशर मारा एकदम जोर से, इसको ऐसे समझिए। तो आर्टरी क्या करे? एकदम फूलती है, पाइप है उसके अंदर, पीछे से जो है प्रेशर से खून आ रहा है। तो हमें अपनी उंगलियों के नीचे महसूस हुआ जैसे कोई चीज टकरी। क्यों टकरी? क्योंकि आर्टरी जो है बाहर की तरफ प्रेशर मार रही है। ठीक है। तो पहली मूवमेंट। दूसरी मूवमेंट क्या? उसने प्रेशर मार के पीछे हट गई वो। हमें अपनी जैसे जब झटका लगता है ना, आप महसूस करोगे झटके के बाद जो है एक बार को साइलेंट हो जाता है, कुछ महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो पहले जो आर्टरी है वो ऐसे खुली थी, खुल करके जो है खून आगे चला गया, वो फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। तो दो हरकत, यानी कि एक हरकत जिससे आर्टरी एकदम खुली थी और दूसरी हरकत जिससे आर्टरी एक बार को सिकुड़ी थी। अब इन दोनों के बीच में समझने की बात है, प्रेजेंट रहिए, दिमागी तौर से किताबें मत पलटिए। ठीक है, इस चीज को किताबों में आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। देखिए, अब इन दोनों चीजों के बीच में सारी चीजों को छोड़ करके समझिए, नहीं तो नब्ज कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है। अब इन दोनों चीजों के बीच में, यानी कि जब नब्ज ने बाहर की तरफ झटका मारा, हमने महसूस किया, और वो फिर वापस हुई, उसके बीच में क्या होता है? एक सुकून होता है, एक रेस्ट होता है, एक आराम होता है। यानी कि जैसे ही नब्ज ने बाहर की तरफ झटका मारा और मार के फिर वो वापस गई, तो जरूर वो रुकी होगी। चाहे वो बिल्कुल सेकंड के 1000वें भाग के बराबर रुकी होगी, लेकिन रुकी तो होगी ना। जब नस, जो हमारी नस है, मान लो नस का जो पाइप है, जब ऐसे हुआ एक बार को, हमें अपनी ठीक है, हमें अपनी उंगली के नीचे महसूस हुआ, उसने बाहर की तरफ झटका मारा, तो फिर वो जब अंदर की तरफ जा रही है, यानी कि जब वो ऐसे सिकुड़ रही है नस, फिर वो ऐसे होगी, फिर वो ऐसे होगी। ठीक है, जैसे उसमें खून आता रहेगा। तो जब वो अंदर की तरफ गई, तो होता क्या है? तो वो जैसे बाहर की तरफ गई और अंदर की तरफ आई, उसके बीच में कुछ वक्त के लिए, एक आन के लिए, किताब में आन लफ्ज ही इस्तेमाल हुआ है, एक आन के लिए जो है, एक आन के लिए जो वो रुकी तो होगी ना बाहर की तरफ आके। ठीक है, तो वो क्या है? वो सुकून है, यानी कि आराम है, यानी कि रेस्ट है। हरकत बाहर की तरफ हुई, वो एक आन के लिए रुकी, फिर अंदर की तरफ हरकत हुई। फिर जब वो अंदर की तरफ चली गई, तो अंदर की तरफ जाने के बाद, बाहर आने से पहले, यानी कि सिकुड़ने के बाद, खुलने से पहले भी एक रेस्ट हुआ होगा, एक आराम हुआ होगा। समझ रहे हैं? तो एक सुकून वो हुआ, यानी कि दो हरकतें और दो सुकून। दो हरकतें कौन सी? एक तो जब कोई नस ऐसे फूलती है और हमें अपनी उंगलियों के नीचे महसूस होती है, एक हरकत हुई, यानी कि नस जो है वो डायलेट हुई, नस जो है वो फूली। और दूसरी हरकत क्या हुई? नस जो है वो सिकुड़ी। तो पहली हरकत क्या हुई? जब नब्ज डायलेट हुई, फूली, ठीक है, और वो नब्ज जो है सिकुड़ी, उससे पहले, फूलने के बाद और सिकुड़ने से पहले जहां वो रुकी, चाहे वो एक पल के लिए रुकी, एक आन के लिए रुकी, उसको एक सुकून कहेंगे। और दूसरा सुकून कहाँ है? जहां वो जाके सिकुड़ गई थी, और सिकुड़ने के बाद जब वो एक बार को फूली, तो फूलने से पहले और सिकुड़ने के बाद भी वो जो है उसने रेस्ट किया होगा। तो दो सुकून हो गए, दो हरकत हो गई। पहली हरकत क्या हुई? डायलेटेशन, यानी कि इनबिसात, इनबिसात कहते हैं चौड़ा होना, डायलेट होना, फूलना। और दूसरी हरकत क्या हुई? इनकिबाज, यानी कि सिकुड़ना, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट होना। और उन दोनों के किनारों पर, यानी कि सिकुड़ने के बाद
भी एक सुकून है, एक रेस्ट है, एक आराम है, और सिकुड़ने के बाद भी एक एक रेस्ट है, और फैलने के बाद भी एक रेस्ट है। तो दो सुकून, दो हरकत। इसको क्या कहेंगे? इसको एक नब्जा कहेंगे। और एक नब्जा ये ये एक नब्जा हो गया, ठीक है। और ये जो कंटिन्यू चल रहा है, ये जो कंटिन्यू चल रहा है, इसी को नब्ज बोल देते हैं। ठीक है भाई, इसी को नब्ज, ये बारीकी, इसी को नब्ज बोल देते हैं। इसी को जो है तबीब लोग इसी को चेक करते हैं। अब क्या करते हैं देखो, नंबर एक, हरकत इनकीबाजी। हरकत इनकीबाजी यानी कि सिकोड़ने की हरकत, यानी कि यहां से शुरू कर रहे हैं कि नब्ज जो है वो सिकुड़ गई। सिकुड़ने के बाद एक आन के लिए वो वहीं रुकी, उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद सुकून हुआ, यानी कि वो रुकी, उसके बाद उसने झट से ऐसे वो खुली। और जब झट से ऐसे खुली तो हमें अपनी उंगलियों के नीचे एक ठोकर सी महसूस हुई, एक झटका सा महसूस हुआ, उसको हम नब्ज कहते हैं। ठीक है। तो हरकत है इनकी बाजी, यानी कि सिकोड़ने की हरकत या मूवमेंट, सिकोड़ने वाली। उसके बाद क्या हुआ? सुकून हुआ, अंदर जाके रुकी, फिर झटका लिया उसने। ठीक है, हरकत इन बिसाती बोलते हैं उसको, यानी कि फैलाने की हरकत। उसके बाद फिर वो यहीं की यहीं रुकी, यानी कि सुकून हुआ, फिर वो वापस गई, यानी कि फिर इनक़िबाज़ हुआ। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, यानी कि सबसे पहले सिकुड़ी कोई, ठीक है, सिकुड़ने के बाद सुकून हो गया, फिर वो फैली, ठीक है, हरकत हुई, हरकत के बाद वो यहाँ सुकून हो गया, ये एक नब्जा हो गया। और ये नब्जे चल रहे हैं, और नब्जों से क्या बनती है? फिर नब्ज बन जाती है, यानी कि कंटिन्यू ये काम चल रहा है, कंटिन्यू जो है नब्ज चल रही है, इंसान की तरह वो जिंदा रहता है। ठीक है। अब तबीआत किसको कहते हैं? फिजिक्स को बोलते हैं। फिजिक्स ये कहती है कि हरकत के बाद सुकून जरूरी होता है। फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स जो है, जिन लोगों ने इंटरमीडिएट कर रखा है, साइंस साइड में एक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, कुछ लोग बायोलॉजी ले लेते हैं, कुछ मैथमेटिक्स ले लेते हैं। तो एक चीज क्या होती है? फिजिक्स होती है, फिजिक्स। ठीक है। मैथ साइंस साइड के स्टूडेंट के लिए लाजमी होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेना। तो जो फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स क्या कहता है कि जब भी हरकत होगी, हरकत के बाद एक सुकून होगा। ठीक है। अब नब्ज की हरकत चार किस्म की होती है, इसको थोड़ा सा समझ लें। ये थोड़ा सा समझने की बात है, इसमें से सवाल पूछा जा सकता है। बहुत मुमकिन है कि अगर नब्ज का सवाल आया तो यहीं से आएगा। बहुत ज्यादा मुमकिन है कि अगर नब्ज में से सवाल आया तो यहीं से पूछेगा। ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि कितने सुकून होते हैं, कितनी हरकतें होती हैं एक नब्जा में। ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, एक हरकत आइनिया होता है, आइनिया, या हरकतें मीकानिया भी उसको बोलते हैं। आइनिया हुई को मीकानिया भी बोलते हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि आइनिया को क्या बोलते हैं, फिर कुछ वो डाल देगा ऑप्शन में, लेकिन आइनिया ही को मीकानिया भी कहते हैं। चलते फिरते नब्ज की हरकत, चलते फिरते नब्ज की, आप चल फिर रहे हैं, जो आपके नब्ज नब्ज जो महसूस हो रही है, वो हरकत आइनिया या हरकत मीकानिया है। अब हरकत वजाइया, वजाइया किसको कहते हैं? बैठे बैठे जब बॉडी अपनी जगह हरकत करती है, जैसे चक्की चलाते वक्त की नब्ज की हरकत। यानी कि एक आदमी है, वो चल फिर नहीं रहा है, बैठा है। चक्की कैसे घूमती थी? ऐसे घूमती थी पहले। पहले जो माताएं बहनें होती, जो माताएं बहनें थी, वो क्या करती थी? आटा घर पे ही जो है पीसती थी। ये जो क्या कहते हैं, मशीनों वाली जो आटा पीसने की जो मशीन है, ये नहीं थी। तो वो चक्की को ऐसे पी, तो क्या बॉडी उनकी एक जगह रखी हुई है, एक जगह बैठी हुई है वो, लेकिन ऐसे घुमा रही हैं, तो बैठे बैठे जो है मूवमेंट कर रही है। तो इस तरह की जो हरकत होती है, वो हरकत वजाइया कहलाती है। ठीक है। इसमें सवाल कहाँ बनता है ज्यादातर? इसमें सवाल यहाँ बनता है, मैं आपको बताऊं कि हरकत आइनिया को क्या कहते हैं। वो हरकत आइनिया को मिकानिया डाल देगा, वजैया डाल देगा, कीमिया डाल देगा, कैफिया डाल देगा, आपको पहचानना है। ये सवाल आ भी चुका है। ठीक है। वजह यानी कि जब इंसान बैठा बैठा रहे, उसका जिस्म हरकत करता है। एक हरकत एक कमीया होता है। कमीया में क्या होता है? बॉडी का साइज के एतबार से, यानी कि बॉडी जो है हल्की भारी है, उसके साइज के एतबार से। ठीक है। एक होते हैं हरकत कैफिया, यानी कि सर्दी गर्मी के असर से जो हरकत पर असर होता है वो। ठीक है, इसको समझ लेना, इसको इसको इन चारों को जहन में बिठा लेना। हरकत कमिया बॉडी के साइज के हिसाब से, हरकत कैफिया सर्दी गर्मी के हिसाब से, हरकत वजहिया यानी कि बैठे हुए जो हरकत होती है उसकी वजह से, और हरकत आइनिया या हरकत मिकानिया जो हरकत चलते फिरते जो होती है वो। इसको अच्छे से जहन में बिठा लेना। ठीक है। जी। अब नब्ज देखने का तरीका क्या होता है? ठीक है। ज्यादातर जो सवाल आता है, ये जो मैंने आपको हरकत आइनिया, मिकानिया, हरकत वजहिया, हरकत कमिया, हरकत इन्हीं में से आता है। इतनी आसान सवाल जो है, देखो बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इतना आसान सा सवाल तो एग्जामिनर भी नहीं पूछते कि कोई भी उसका जवाब बड़े प्यार से दे दे।
कुछ तो जांचना चाहते हैं ना वो, कि जिसको हम इस पोस्ट के लिए जो है, मतलब इस पोस्ट के लिए दावेदार मान रहे हैं, यानी कि पास कर रहे हैं, यार कुछ तो जानता हो वो। तो एकदम इजी इजी सा सवाल नहीं पूछा जाता, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं पूछा जाता। एक नॉर्मल सा सवाल पूछा जाता है। अक्सर जो एग्जामिनर होते हैं वो मीडियम लेवल के सवाल बनाते हैं, ताकि एक जो जिसने बहुत ज्यादा पढ़ा है वो भी जवाब दे दे, और जिसने थोड़ा पढ़ा है वो भी जवाब दे दे, लेकिन जिसे बिल्कुल ना पढ़ा हो बस उसकी छटनी हो जाए। ठीक है। तो ज्यादातर जो सवाल बनते हैं वो मीडियम लेवल के बनते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं बनते और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं बनते, मीडियम बनते हैं, यानी कि अगर आप हल्की से तैयारी करो तो निकाल ले जाओ। ठीक है, तो वो है। तो ये जो है, ये नब्ज की हरकत 4 किस्म की होती है। ये नब्ज की हरकत 4 किस्म की होती है, इसको आप मतलब अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इनको अच्छे से जहन में बिठा लेना। और नब्ज में कितनी हरकतें होती हैं? दो। इनके पास इनबिसात दो। कितने सुकून कितने होते हैं? दो। और हरकतें जो है वो कितनी टाइप की होती है? 4। ठीक है, कैसे कैसे? जब आदमी चल फिर रहा हो, जब आदमी बैठा हो, जब सर्दी गर्मी की वजह से, या वो बॉडी का जो है इंसान की भारी या कम है, तो वो सब चीजें। नब्ज देखने के तरीके क्या क्या है? मरीज ना भूखा हो। नब्ज कब देखेंगे? ना तो मरीज भूखा हो, ऐसा ना हो कि मरीज जो 6 घंटे से भूखा हो और उसकी नब्ज देखी जा रही हो, ऐसा नहीं है। नबीज ना, मरीज ना तो भूखा हो, और ना बिल्कुल एकदम बहुत उसने फिट फाट करके खाना अच्छा किया हुआ उसमें हो। ठीक है, मतलब नॉर्मल खाना उसने खाया हुआ हो, तो उस वक्त में जो नब्ज देखी जाएगी वो अच्छी देखी जाएगी। तरीका यही है। ठीक है। मरीज की नब्ज का नापतोल सेहतमंद स्वस्थ आदमी की नब्ज से किया जाए, यानी कि अगर किसी मर्ज की नबी नब्ज को चेक कर रहे हैं, तो उसमें कितनी खराबी कितनी अच्छाई है, इसका जो एक अपेक्षाकृत, यानी कि बमुकाबला इसको जो तोलते हैं, इसको जो नापते हैं, इसका सही गलत का जो फैसला करते हैं कब करते हैं, उस मरीज की नब्ज का जो आकलन है वो एक सही तंदुरुस्त आदमी की नब्ज से करते हैं। फिर पता लगता है कि इसकी नब्ज में क्या परेशानी। ठीक है। अब दाएं हाथ से दाएं हाथ की नब्ज देखी जाए, यानी कि तबीब जो है मरीज के दाएं हाथ की नब्ज को अपने दाएं हाथ से देखे, और मरीज के बाएं हाथ की नब्ज को अपने बाएं हाथ से देखे। चारों उंगलियों से नब्ज देखी जाए। ठीक है, जिससे इंडेक्स, मिडिल यानी कि वुस्ता, बिनसर यानी कि रिंग यानी कि बिनसर, और लिटिल यानी कि खिंसर, ठीक है, नब्ज पर रखी हो। ये जो है ये उंगलियों के यूनानी नाम है। इंडेक्स, मिडिल, रिंग, लिटिल। इंडेक्स, ठीक है, मिडिल यानी कि बीच वाली, रिंग यानी कि अंगूठी वाली, ठीक है, और लिटिल यानी कि छोटे वाली। इनको क्या कहेंगे? सब्बाबा, वुस्ता, बिनसर, खिंसर। ठीक है, रखी हो। इंडेक्स यानी कि सब्बाबा मरीज के अंगूठे की तरफ है। ठीक है। जब जब आप नब्ज देख रहे हो, आप भी तभी भी हैं, जब आप नब्ज देख रहे हो तो याद रखें, जो इंडेक्स है ये मरीज के अंगूठे की तरफ रखी हुई। इसको ऐसे समझिए, किसी का अगर हाथ पकड़ रहे हैं, तो ये जो ये वाली उंगली है ना, ये वाली दिख रही है ना मेरी उंगली, तो ये जो ये वाली उंगली है, ये उंगली मरीज के अंगूठे की तरफ हो। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कि मेरी बाजू है, तो ये जो वाली उंगली है ना, ये मेरा अंगूठा है, ये मेरा अंगूठा है, तो ऐसे, यानी कि ये चूंकि ये अंगूठे की तरफ है ना, तो ऐसे देखिए, ऐसे। ठीक है, ऐसे, ये इसका ये तरीका है। ठीक है। नब्ज को देखते वक्त मरीज का हाथ इधर उधर ना हिल रहा हो, यानी कि कप कप ही ना उसका हाथ रोके। अगर वो खुद नहीं रोक रहा है तो किसी को बोले कोई इसका सहारा दे लो। ठीक है। कप कपी में अच्छे से उसका सही अंदाजा नहीं हो पाएगा, सही आइडिया नहीं हो पाएगा। हल्की नब्ज को आहिस्ता से देखनी चाहिए। अगर किसी की नब्ज बहुत हल्की है, कुछ लोगों की नब्ज जो है बहुत धड़ाके से झटका मारती है, ऐसे 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 ऐसे। कुछ लोगों की नब्ज बहुत ऐसे 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 हल्की हल्की महसूस होती है। अगर किसी की नब्ज हल्की है तो उसको बहुत प्यार से आहिस्ता से सॉफ्टली देखनी चाहिए। अगर किसी की नब्ज बहुत हार्ड है तो उसको थोड़ा सा दबा के देखनी चाहिए, वो तभी सही उसका आकलन होगा, सभी उसका पता लगेगा। मरीज की नब्ज देखने से पहले कुछ टाइम मरीज को सुकून से मतलब यानी कि क्लिनिक में बैठने को कहें। कोई मरीज आया है तो उसको कुछ देर के लिए बिठा दें, उसके बाद नब्ज देखें, क्योंकि वो चल करके आया है, हार्ट बीट रही बढ़ रही है, तो सही अंदाजा मर्ज का नहीं हो, नब्ज का नहीं होगा। कुछ देर के लिए बाद, कुछ देर को जो है मरीज को 10-15 मिनट को बिठाएं। ठीक है, आधे घंटे तक का जिक्र है कि आधे घंटे तक बिठा देना चाहिए। ठीक है, अगर भाई आधे घंटे में 20-25 मिनट बिठाए और उसके बाद उसकी नब्ज देखें, तभी भी यानी कि हकीम को चाहिए कि मरीज की नब्ज इतनी देर तक देखे कि मरीज की सही हालत का पता लग जाए। मतलब ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ा और छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मरीज का हाथ पकड़ा और छोड़ दिया, देख लिया मैंने, नहीं। जब तक समझ में ना आए, 2 4 5 10 मिनट आराम से पकड़ के अच्छे से चेक करे, देखे। जब सारी सिचुएशन समझ में आ जाए फिर छोड़े। उसमें मतलब कोई आपाधापी यानी कि कोई जल्दबाजी ना करे। अब
मरीज की नब्ज देखते वक्त तबीब और मरीज को खामोशी से बैठना चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर उधर की बातें कर रहे हैं, काम कैसा चल रहा है, कौन इलेक्शन में जीतेगा, ठीक है, गाय को चारा डाला कि नहीं डाला, इस तरह की ये इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्या करना है, सीधा सीधा जो है अपना चुपचाप बैठ के जो है मरीज को भी बोले कि आप प्लीज 2 मिनट के लिए खामोश हो जाइए, मैं आपकी अच्छे से नब्ज देख लूं, और अपने आप भी जो है आराम से उसको मतलब बहुत गौर से उसको जो है डायग्नोज करे, उसको समझे। ठीक है, नब्ज देखने के तरीके, एक अंगुली से नब्ज देखना। ठीक है, एक अंगुली से नब्ज देखना, उसको ऐसे रखते हैं, एक अंगुली से नब्ज देखना। फिर दो अंगुली से नब्ज नहीं देखते, 2 उंगलियों से नब्ज देखने का तरीका नहीं है, फिर 3 उंगलियों से देखते हैं। ठीक है, और फिर 4 उंगलियों से नब्ज देखते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान में 3 उंगलियों से नब्ज देखी जाती है आमतौर से, जो हिंदुस्तान में जो राइज है, जो हिंदुस्तान में चल रहा है, 3 उंगलियों से नब्ज देखते हैं। अदिल्ला नब्ज, अदिल्ला नब्ज क्या चीज है, इसको समझ लो। वो नियम, अदिल्ला नब्ज क्या है, वो नियम है, यानी कि उमूर हैं जिनको नब्ज देखते वक्त ध्यान में रखते हैं। यानी कि वो कानून, वो नियम जिनको जब किसी की मरीज की नब्ज देखी जा रही हो, जब किसी मरीज की नब्ज देखी जा रही हो, उनको ध्यान में रखा जाता है। वो नियम, वो उमूर, ठीक है, जिनको ध्यान में रखते हैं कि मैं ये चेक कर रहा हूं, मैं ये चेक कर रहा हूं, मैं वो नियम, कायने कानून कौन कौन से हैं, किन किन चीजों को देख रहे हैं। तो जिन चीजों को हम देखते हैं नब्ज देखते टाइम मरीज की नब्ज के अंदर, वो वो नियम कौन से हैं, यानी कि वो कौन सी चीजें हैं, वो 10 चीजें हैं। ठीक है, इसको आप सीधे सीधे इसको ऐसे ही याद रखोगे, ज्यादा बारीकी में जाने की इसमें कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटा मोटा सा पूछा जाएगा कि अदिल्ला नब्ज कितना होते हैं, पहला सवाल ये बनेगा, अदिल्ला नब्ज कितने होते हैं। ठीक है, उसमें डाल देगा वो 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो उसमें से 10 लगा दें। फिर वो ये भी कर सकता है कि अदिल्ला नब्ज कितने होते हैं, 10 होते हैं, कौन कौन से, ये होते हैं मिकदार व इनबिसात, पहला मिकदार व इनबिसात, दूसरा है कैफियत करा, तीसरा है जमाना हरकत, चौथा है जमाना सकून, पांचवा है किवाम व आला, छठा है खिला व इम्तिला, सातवां है मुलम्मस, आठवां है इस्तवा व इख्तलाफ, नौवा है निजाम व अदम निजाम, और 10वां है वजन। अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपको घुमाने के लिए कोशिश कर सकता है क्या, वो क्या करेगा, अदिल्लाए नब्ज 10 है, अदिल्लाए नब्ज में से नहीं है, तो वो क्या करेगा, मिकदार इनबिसात डाल देगा, जमाना हरकत डाल देगा, मुलम्मस डाल देगा, और एक डाल देगा फसद, फसद डाल देगा। ठीक है, या कुछ भी डाल दे, जो चाहे, कोई भी ऐसी चीज जो ना, अलामात डाल दे, असबाब लिख दे इसमें, मर्ज लिख दे, अर्ज लिख दे, कुछ भी लिख दे, कोई एक नई चीज लिख दे बाहर की, जो कि इन अदिल्लाए नब्ज की जो 10, यानी कि 10 चीजें जो कि नब्ज में देखी जाती हैं किसी तबीब के जरिए से, 10 नियम, यानी कि जिनके जरिए से ये पता किया जाता है कि मरीज को क्या बीमारी हो सकती है। तो उन 10 नियमों में से किसी एक को हटा, मतलब 3 इनमें से रख देगा, एक बाहर से रख देगा, और बताएगा कि वो अदिल्लाए नब्ज में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है यानी कि उनमें से नहीं है। ठीक है, तो इनको अच्छे से ध्यान रख लेना और याद भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि नब्ज में से एक सवाल तकरीबन तकरीबन कंफर्म मान के चलिए आ जाना ही चाहिए, क्योंकि नब्ज कोई इतना छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, इतना छोटा सा पॉइंट नहीं है, ये एक अपने आप में एक बहुत ही बारीकी के होती है, क्योंकि डायग्नोस बनाने के लिए जो है नब्ज एक बहुत ही अहमियत की हामिल होती है, अहमियत रखती है, मतलब उसका एक अपना प्रभाव होता है। अब जो खास खास जो मशहूर मशहूर सी नब्ज हैं, जो कि ज्यादातर पूछ ली जाती हैं, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए, जो खास खास नब्जें हैं वो बहुत सारी नब्जें हैं, बहुत सारी नब्जें हैं, लेकिन मैं आपको खास खास गिनवा रहा हूँ, इनको याद रख लेना। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हीं में से पूछ ली जाएगी, क्योंकि आपको ज्यादा इधर उधर वो भी जानते हैं कि आप नर्सिंग यूनानी का जो है आपने कोर्स किया हुआ है, आप भाई एमडी तो नहीं कर रहे हैं, तो आपको इतना सुपरफिशियल भी नहीं पूछेगा, बाहर की चीज भी नहीं पूछेगा, लेकिन ज्यादा अंदर भी नहीं लेके जाएगा। तो क्या पूछेगा, ये 4 5 3 नब्जे लिखवा रहा हूं मैं, और 3 नब्जों में से एक ही पूछ लेगा जहां तक मुझे लग रहा है। नंबर 1, नब्ज अजीम। तो नब्ज अजीम में क्या होता है, तवील अरीज मुशर्रफ। अगर नब्ज अरीज है तो वो क्या होगी, तवील होगी, अरीज होगी, मुशर्रफ होगी, यानी कि 3 क्वालिटी उसमें मिलेंगी। ठीक है, तवील कहते हैं लंबी को, अरीज कहते हैं चौड़ी को, मुशर्रफ कहते हैं जो बेहतरीन हो। तवील अरीज मुशर्रफ, इसको कहते हैं नब्ज अजीम, यानी कि शानदार नब्ज। इसको आप ध्यान रखें। एक होता है नब्ज सगीर, यानी कि छोटी नब्ज। ठीक है, कसीर, यानी कि जो गाठी हो, जिसका जिसका साइज कम हो। ठीक है, जीक यानी कि जो नेडी हो, जिसका ल्यूमेन है वो तंग हो। और मुनखफिस, जो देखने में ज्यादा मुनासिब अच्छी ना लगती हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नब्ज सगीर यानी कि छोटी नब्ज।
ठीक है। आपको अगर पूछा जाएगा, जहां तक मेरा एक तुक्का है, एक कयास है, वो पूछा जाएगा नब्ज अजीम, क्योंकि ज्यादातर यही पूछते हैं। तो तवील, अरीज, मुशर्रफ, ठीक है, इसमें ये इन चीजों को ध्यान रखना। अब एक होती है नब्ज मोतदिल, यानी कि नॉर्मल, मोतदिल कहते हैं नॉर्मल को। तो नब्ज अजीम व नब्ज सगीर के बीच की नब्ज होती है नब्ज मोतदिल, यानी कि नब्ज अजीम तो बेहतरीन नब्ज होगी, और नब्ज सगीर जो है वो बहुत कमजोर धमजोर सी नब्ज होगी, और नब्ज मोतदिल जो है वो बीच की, यानी कि मीडियम टाइप की होगी, यानी कि अच्छी नब्ज होगी। ठीक है, दरमियान की ही नब्ज जो है अच्छी मानी जाती है। अब नब्ज हमल, ठीक है, हामला, हमल की बजाय मैं इसको हामला कर देता हूं। नब्ज हामला, यानी कि गर्भवती महिला की नब्ज। क्योंकि आप नर्स हैं, तो नर्स को जो है एक मेंटिलिटी ये कहती है कि नर्स से इस तरह के सवाल पूछे जाएं जो कि किसी हामला से संबंधित हो। ठीक है। तो नब्ज हामला, ठीक है। तो नब्ज हामला क्या है, यानी कि गर्भवती की नब्ज कैसी होती है, अजीम होती है, सरी होती है, मुतवातिर होती है। ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, और मुझे लग रहा है, मेरा तुक्का है, कि अगर आपको नब्ज में से पूछा गया तो ये सवाल आपको पूछा जा सकता है कि हामला यानी कि गर्भवती महिला, ये की औरत, गर्भवती महिला यानी कि औरत की नब्ज जो है वो कैसी होगी, अजीम होगी, सरी होगी, मुतवातिर होगी। इसको वो इंग्लिश में लिख सकता है, AZEEM अजीम, सरी SAREE सरी, मुतवातिर MUTAVATIR मुतावातिर। ठीक है, तो लिख सकता है। तो आप समझ लेना कि सर ने हमें क्या बताया था। घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है, ठीक है, याद भी अच्छा करना है। अब नब्ज हमारी मुकम्मल हो गई, अब हम पढ़ेंगे बॉल। अब हम पढ़ेंगे बॉल। बॉल कहते हैं पेशाब को। ये खेलने वाली बॉल नहीं होती, बैट बॉल वाली बॉल नहीं। बॉल यानी कि यूनानी में पेशाब को बोलते हैं। ठीक है। और यूनानी में बॉल को कारूरा भी बोलते हैं। यूनानी में दो नाम है, बॉल यानी कि पेशाब, कारूरा यानी कि पेशाब, इंग्लिश में यूरिन। ठीक है, आम उर्दू में पेशाब। सर आ, आ, हेलो। आम जबान में जी बोलिए। सर सरी। जी। अब अब हम पढ़ेंगे बॉल यानी कि कारूरा। बॉल भी यूनानी है, कारूरा भी यूनानी है, पेशाब आम जबान है, बोलते हैं, यूरिन जो है वो इंग्लिश में है, पेशाब है। ठीक है। बॉल का मुआयना यानी कि जांच करने की शर्तें। ठीक है, क्या क्या शर्तें। नंबर एक, बॉल यानी कि कारूरा पेशाब जो है, कुछ ज्यादा देर तक मसाना यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में रोका ना गया हो। जिस पेशाब को मुआयने के लिए यानी कि जांचने के लिए मंगाया गया है, एक तबीब के जरिए से लिया गया है, एक मरीज के जरिए से, तो मरीज को उसे ज्यादा देर दो देर रोक के न रखनी चाहिए। रोक के न रखना मतलब बहुत जबरदस्ती रोक रखा है पेशाब, उसके बाद किसी डब्बी वब्बी में किया, ठीक है, उसमें जो एक तरीके से चैम्बर मिलता है, जो कंटेनर मिलता है, उसमें किया, तो वो सही नहीं है। पेशाब को ज्यादा जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जो उसकी जांच होती है वो उतनी बेहतर नहीं होती। असल में मामला क्या है, पेशाब से क्या देखना चाहते हैं, पेशाब से ये देखना चाहते हैं जो पेशाब का पूरा सिस्टम है वो सही है या नहीं है। क्यों? क्योंकि पेशाब उस सिस्टम से मिलके आ रहा है, तो वो उसके बारे में बताएगा। जो जिससे मिलता है वो कुछ ना कुछ उसका असर ले लेता है। यानी कि पेशाब जब अंदर इंसान के यूरिथ्रा में, ब्लडर में, यूरेटर में, किडनी में है, तो वो वहीं वहां की कुछ ना कुछ गुणधर्म, निशानियां, खासियतें लेकर के आएगा। यानी कि वहां की परेशानी यानी कि बीमारी का भी अंदाजा यानी कि डायग्नोस बन सकती है। ठीक है। तो पेशाब ज्यादा देर रुका हुआ ना हो, ठीक है, और फौरन का भी ना हो। ऐसा ना हो कि 5 गिलास पानी के पिए जबरदस्ती और एकदम फिर अपना 20 मिनट के बाद पेशाब आने लगा, इस तरह का भी ना हो। क्योंकि वो इस तरह का अगर तेजी का पेशाब होगा तो वो जो है वो भी एक अच्छी खबर नहीं देगा अंदर की, उससे भी एक अच्छी जांच नहीं होगी। और अगर बहुत ज्यादा रोक के रख लेंगे तो होगा क्या, जब बहुत ज्यादा रोक के रख लेंगे तो जो मसाने की दीवारें हैं वो उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, और कहीं ना कहीं वो चीजें भी वहां से लेगा जो जिन चीजों की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए हल्का सा ऐसा भी हो सकता है कि मसाना पूरा भरा हुआ है, जबरदस्ती रोक रखा है, मसाने के अंदर जो है कहीं से कोई कैपिलरी वैपिलरी में से जो है थोड़ा बहुत एक्सुडेट जो है, कुछ आरबीसी आ गए, कुछ ब्लड आ गया। तो फिर जब पेशाब की जांच हुई, देखा क्या उसमें तो खून आ रहा था। हालांकि हालांकि वो खून इसलिए इसलिए नहीं आया कि मरीज को पेशाब में खून आ रहा है, वो इसलिए आया कि उसने बहुत जबरदस्ती पेशाब को रोक रखा था। ठीक है। तो पेशाब ज्यादा देर का रुका हुआ ना हो, और पेशाब फौरी का भी ना हो। ऐसा भी ना हो कि 5 गिलास पिए और फौरन पेशाब कर दे, वो भी नहीं। ठीक है, पेशाब जो है नॉर्मल हो, जिसमें ज्यादा जोर ना लगाए हो रोकने के लिए। ठीक है।
पेशाब पूरी रात का हो, पूरी रात का जमा किया हुआ हो, मतलब 2-4 बार, जितनी बार भी करेंगे तो वो जो है सारा इकट्ठा कर ले जाए। पेशाब करने से पहले मरीज को ना पानी पिया पिया हो, ना खाना खाया हो। ठीक है, मरीज ने ऐसी चीजें ना खाई हो जिसका रंग पेशाब में आ जाए, जैसे जाफरान, क्योंकि जाफरान का रंग जो है वो पेशाब में आ जाता है। तो अगर जाफरान खाने के बाद पेशाब, जांच के लिए पेशाब दिया, तो उसमें तो पीलापन ज्यादा आएगा। और एक तबीब को उसमें कहीं ना कहीं जो है कन्फ्यूजन होगा कि ये पीलापन क्यों आ रहा है, कहीं हरारत तो नहीं बढ़ रही है, पेशाब के अंदर गर्मी तो नहीं बढ़ रही है। एक्चुअली जो हम यहाँ पे बोल को जो जांच रहे हैं वो यूनानी एतबार से जांच रहे हैं, मैं आपको बता दूं। मॉडर्न, मैं यहाँ पे मॉडर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूनानी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको यूनानी कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो आसानी होगी। ठीक है जी। तो जो पेशाब है उसके लिए क्या है, मतलब कोई ऐसी चीज ना खाई हो पेशाब की जांच देने के लिए जो जिसका रंग आता हो, मान लीजिए। और इंग्लिश में क्या करते हैं, जैसे बिकासूल का कैप्सूल है, अगर बिकासूल का कैप्सूल खा करके 2 गिलास पानी के पी लिए जाए, तो जो पेशाब आएगा ना 1 घंटे के बाद या पौन घंटे के बाद, वो बिल्कुल पीला हल्दी जैसा आएगा। ठीक है, इसी तरह जाफरान है, अगर जाफरान, तो हल्का सा जाफरान का असर पेशाब में आ जाता है। तो कभी भी इस तरह की दवाई खा करके जो है पेशाब का सैंपल नहीं देना चाहिए। अब मरीज ने मेहंदी वगैरह ना लगाई हुई हो, क्योंकि अतिब्बा तबीब हजरात का ऐसा मानना है कि कई बार मेहंदी का असर भी जो है पेशाब में थोड़ा बहुत आ जाता है। ठीक है। अब मरीज ने कोई ऐसी दवा ना खाई हो जो पेशाब में किसी खिल्त, खिल्त 4 बताई थी मैंने, दम बलगम सौदा सफरा, यानी कि खून खून बलगम सौदा सफरा। तो लेकिन इनमें से यहाँ सिर्फ 2 खिल्तों का जिक्र है, एक सफरा का, एक बलगम का है। ठीक है, यानी कि मरीज ने कोई ऐसी दवा ना ली हो जिससे कि सफरा या बलगम जो है पेशाब में आ जाए, और सही रिपोर्ट का, सही बीमारी का पता ना लगे, क्योंकि कोई दवा, क्योंकि वो जो सफरा और बलगम जो आ रहा है वो नॉर्मली नहीं आ रहा है, वो दवाई से आ रहा है। क्योंकि और अगर मरीज दवा खा लेगा तो वो आएगा। ठीक है, ऐसी दवाई है जो कि सफरा को पेशाब में निकालती है, पैदा करती है, मुदिर सफरा बोलते हैं, मुदिर, मुदिर। ठीक है, और ऐसी दवाई है जो कि बलगम को निकालती है पेशाब में, उसको मुदिर बलगम बोलते हैं। यानी कि बलगम पैदा करने वाली या सफरा पैदा कर, मुदिर पैदा करने वाली। मरीज ने पेशाब करने से पहले रियाजत यानी कि कसरत वगैरह ना करे, ऐसा ना हो कि वो जिम विम से आया और फौरन जो है पेशाब का सैंपल दिया हुआ हो। ठीक है, पेशाब करने के फौरन बाद मुआयना ना करा जाए, बल्कि जब पेशाब बर्तन में ठहर जाए तब मुआयना किया जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि पेशाब किया और फौरन जो है उसको, उसका मुआयना यानी कि उसको जांचने लग जाए, नहीं, उसको एक बार को उसको उसके अंदर जो ठहराव है वो आ जाना चाहिए उसके बाद। अब बोल यानी पेशाब ऐसी जगह ना रखा जाए जिस पर धूप वगैरह पड़ रही हो डायरेक्ट, या बहुत ज्यादा गर्मी हो। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि धूप की जो गर्मी है, जो तमाजत है, वो उसमें आ जाए। ठीक है। अब दलाइल बोल, दलाइल बोल किसे कहते हैं इसको समझ। जांच करते टाइम बोल यानी कि पेशाब में किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाता है उसको दलाइल बोल कहते हैं। और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि दलाइल बोल कितने हैं। दलाइल बौल 7 हैं। 7 चीजें देखी जाती हैं जब किसी पेशाब का मुआयना किया जाता है। नंबर 1, बौल यानी कि पेशाब का रंग। नंबर 2, बौल का किवाम यानी कि पतला है या गाढ़ा है। नंबर 3, सफाई व कदूरत यानी कि उसके अंदर साफ सफाई है या कदूरत यानी कि कुछ गंदगी है। ठीक है। नंबर 4, रसूब, रसूब कहते हैं तलछट को। ठीक है, जैसे कि सरसों का तेल को जब पिड़वा करके आते हैं तो बाद में जो है तलछट बैठ जाती है नीचे। ठीक है, या कोई भी दवा भी हो मान लीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या, जैसे शहद होता है, शहद को रख देते हैं तो जो तलछट होती है वो कई बार नीचे बैठ जाती है, जो उसमें मान लीजिए लकड़ी वकड़ी है पेड़ की शाख की, तो वो नीचे बैठ जाती है। हालांकि शहद को मुसफ़ा करने का तरीका उसको गर्म करके झाग उतारना है। ठीक है, रसूब कहते हैं तलछट को, जो नीचे भारी बारिश है, भारी अज्जा, भारी भारी पार्ट बैठ जाता है। मिकदार, मिकदार कहते हैं मात्रा को, किल्लत कमी को, या ठीक है, किल्लत कमी या कसरत। ठीक है, कसरत की यानी कि जाती को, इसका मतलब ये है। मिकदार यानी कि मात्रा, किल्लत जो है यानी कि कमी, यानी कि पेशाब की जो मात्रा है वो कम हो जाए, और कसरत यानी कि पेशाब की मात्रा जो है वो बढ़ जाए, यानी कि ओलिगो, ओलिगो का मैंने होता है कम होना, ओलिगो यूरिया यानी कि किल्लत हो जाए, और पोलीयूरिया, ठीक है, यानी कि पेशाब में बढ़ोतरी हो जाए, पेशाब ज्यादा है। और एक चीज होती है बू, जब पेशाब की जांच करते हैं उसके अंदर देखते हैं बू, बू का मतलब होता है स्मेल, यानी कि स्मेल भी जो है उसको ध्यान में रखते हैं। नंबर 7 के क्या होता है, कफ व झाग। कफ व झाग एक ही चीज है, यानी कि पेशाब में झाग वगैरह को देखते हैं, उससे फिर एक डायग्नोस बनाते हैं। तो
दलाइल बोल कितने हैं? 7, याद रखना, ये भी कई बार सवाल पूछ रहे हैं दलाइल बोल कितने हैं। इसमें कई ऑप्शन डाल देगा, ऑप्शन जो है 4 डाल देगा, 7 डाल देगा, 12 डाल देगा, 20 डाल देगा, तो उसको आपको सही जवाब देना है। बोल का रंग यानी कि पेशाब का रंग के बारे में जो है, पेशाब का रंग कितने तरीके का होता है? 5 रंग का होता है। नंबर 1 जर्द यानी कि पीला, ठीक है, इनको याद कर लेना। जर्द यानी कि पीला। सुर्ख यानी सुर्ख कहते हैं लाल, ठीक है। आप इसको सुर्ख को ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कुछ महिलाएं जो है सुर्खी लगाती है, सुर्खी लगाती है, तो सुर्खी कैसे कलर की होती है? लाल कलर की होती है। तो सुर्खी का सुर्ख जो रंग होता है वो किसका होता है? लाल होता है। सब्ज, सब्ज आपको सब्ज ऐसे याद रख सकते हैं, जो सब्जी होती है, जो सब्जी हम खाते हैं वो कैसी होती है? ज्यादातर हरे रंग की होती है। तो सब्ज के मायने जो होता है क्या होता है? सब्ज, या सब्जी नहीं, सब्ज है। सब्ज के मायने हरा है, याद रखने के लिए आप इसको सब्जी से जोड़ सकते हो, ठीक है। एक चीज होती है स्याह, स्याह यानी कि काला, सफेद बोलते हैं व्हाइट को। इन 5 तरह का पेशाब होता है। अब बोले जर्द की 6 किस्में हैं। जो पीला पेशाब है उसकी कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। और जर्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? येलो। येलो में कितने वर्ड आते हैं? 6। कौन सा? वाई 1, ई 2, डबल एल 4, ओ 5 और डब्ल्यू 6। येलो में कितने कितने वर्ड आए? 6। और जो बोले जर्द है यानी कि जो पीला पेशाब, उसकी कितनी किस्में हैं? 6। तो याद रखना है, बोले जर्द यानी कि येलो पेशाब की कितनी किस्में हैं? 6, ठीक है। नंबर 1 तबनी, नंबर 2 उतरजी, नंबर 3 अशकर, नंबर 4 अशकर नारंगी, नंबर 5 नारी, नंबर 6 जाफरानी। याद कर लेना, सबको करना पड़ता है, मैंने भी किए हुए हैं, आप भी याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद होता है बोले सुर्ख, यानी कि लाल, जो बोल है यानी कि जो लाल रंग का पेशाब है उसकी कितनी किस्में हैं? 4। सुर्ख को मैंने आपको बताया कि सुर्ख को सुर्खी से जोड़ के याद कर लेना, यानी कि जो महिलाएं सुर्खी लगाती हैं वो कैसे रंग की होती है? लाल, ठीक है। तो सुर्ख के माने क्या हुआ? लाल। नंबर 1 असहब, नंबर 2 वर्दी यानी कि गुलाब जैसा लाल, नंबर 3 अहमरकानी, नंबर 4 अहमर अक्तम। इसको ऐसे ही याद कर लेना। इसमें सवाल कैसा बनेगा? एग्जामिनर पूछेगा कि बोले वर्दी, बोल के मतलब पेशाब, वर्दी कौन सी किस्म में से है? बोले सुर्ख में यानी कि लाल में से है, बोले जर्द यानी कि सफेद में से है, बोले बोले सफेद में से है, या बोले सियाह में से है। जो बोले सफेद है उसको बोले अबियज भी बोलते हैं। इनको याद कर लेना, क्योंकि पेशाब में से एक सवाल आप कंफर्म मान के चलिए आ जाना चाहिए, ठीक है। अब बोले सब्ज यानी ग्रीन की 5 किस्में हैं। ग्रीन देखिए, बोले सुर्ख को आप याद कर लेना, क्योंकि बोले सुर्ख यानी कि जो लाल रंग का पेशाब, उस पर कोई निमोनिक यानी कि कोई तुक्का फिट नहीं हो रहा है, उसको ऐसे ही याद रखना है। लेकिन बोले सब्ज, सब्ज यानी कि ग्रीन यानी कि हरा जो होता है, उसकी कितनी किस्में? 5। अब ग्रीन जो है, ग्रीन में कितने वर्ड है? 5। GR 2, डबल ई 4 और N 5। ग्रीन में कितने हुए? 5। तो उसको याद करने का तरीका भी यही है। नंबर 1 बोले फस्तकी, ये किसके हैं? बोले सब्ज की किस्में हैं। नंबर 1 बोले फस्तकी, नंबर 2 बोले जंजारी यानी कि हरा और सफेद, नंबर 3 बोले आसान जूबी, ठीक है। नंबर 4 बोले नीलजी, नंबर 5 बोले कुर्रासी, ठीक है। कुर्रासी जो है वो गंदना, एक बूटी है गंदना, उसके पत्तों के जैसे रंग जो है वो कुर्रासी बोलते हैं। अब बोले बोले सब्ज यानी कि ग्रीन पेशाब जो होगा उसकी 5 किस्में हैं, इनको याद रख लेना। आसान जूबी, आसमान जूबी है, आसमान जो। अब बोले सिया यानी कि जो काला पेशाब है उसकी कितनी किस्में हैं? सिर्फ 3 किस्में हैं। क्या है? बस इसको इतना ही याद रख लेना, बोले सिया की 3 किस्में। बोले सिया को आज तक नहीं पूछा गया है कभी भी। ज्यादातर जो पूछते हैं बोले जर्द को पूछते हैं, और बोले सुर्ख को पूछते हैं, ठीक है। बोले सिया को आज तक नहीं पूछा गया, बाकी क्या पूछ लिया एग्जामिनर का कुछ भरोसा नहीं है। गर्भवती यानी हामला औरतों का कारूरा बिल्कुल साफ होता है, ठीक है। हामला औरतों का कारूरा यानी कि पेशाब बिल्कुल साफ होता है जो गर्भवती होती हैं, लेकिन उसकी ऊपरी सतह पर हल्का चिकनाहट सा होता है। जो गर्भवती महिलाएं होता है इनका जो कारूरा बिल्कुल साफ होता है, जब देखते हैं, मान लीजिए किसी परखनली में डाल के देख रहे हैं, किसी टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं तो साफ दिखाई देगा, लेकिन उसके ऊपर जो है एक चिकनाहट सा आ जाता है, ठीक है। जैसे भिगोए हुए चने का पानी, ठीक है। चने को जो भिगो देते हैं तो चने के ऊपर जो है एक मतलब हल्का सा चिकनाट सा आ जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं आबे नखुद, नखुद बोलते हैं चने को, और आबे नखुद बोलते हैं चने का पानी। यानी कि जिस तरह उसके ऊपर जो है एक तहसी आ जाती है मैल से की, हल्की सी पानी के रंग की, इसी तरीके से जो गर्भवती महिला है उसके पेशाब के ऊपर भी होती है। अगर हामला के कारोरा में नीलाहट हो तो यह समझना चाहिए कि हमल का शुरुआती जमाना यानी कि शुरुआती टाइम है, यानी कि अभी अभी कुछ दिन पहले ही हमल ठहरा है।
इसको अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ठीक है। अगर हमला के जो पेशाब है उसमें नीलाहट हो, ठीक है, और अगर कारूरा में सुर्खी यानी कि लालपन हो, तो ये समझना चाहिए कि हामला जो है गर्भावस्था के आखिरी टाइम में है, प्रेगनेंसी के आखिरी टाइम में है, लेबर में जाने वाली है। ठीक है, विलादत में जाने वाली है। ठीक है, उससे बिल्कुल जस्ट थोड़ा कुछ पहले का है। अब ये जो है यूरिन पूरा हो गया है। ठीक है, पेशाब जो है वो पूरा हो गया है। पेशाब इसमें एक बोले अबियज होता है जो कि हमने 5वें नंबर पे पढ़ा था। इसके बारे में मैं इसमें लिख नहीं सका, मैं उसे टाइप कर दूंगा और टाइप करने के बाद आपको इन्फॉर्म भी दे दूंगा। अब आप पढ़िए ब्राज यानी कि स्टूल यानी कि पाखाना। ठीक है, पाखाने के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। पाखाने के बारे में बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं इसमें से भी। ऐसा नहीं है कि इसमें सवाल नहीं आता, आ जाता है इसमें से भी सवाल। ठीक है। अब बराज का मुआयने में ध्यान देने वाले पॉइंट, जो पाखाना है, जो टट्टी है, ठीक है, स्टूल टेस्ट है, उसमें जो देखते हैं मुआयना करने में, क्या क्या चीज, क्या 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 ध्यान देने वाले पॉइंट है। नंबर एक, बराज की मिकदार, यानी कि मरीज जो है कितना बराज एक बार में खारिज कर रहा है, यानी कि कितनी टट्टी कर रहा है, कितना पाखाना कर रहा है एक बार में। ये चीज देखने की होती है, पॉइंट नोट करने का होता है। बराज की ज्यादती में अखलात की ज्यादती, यानी कि जो अखलात हैं, जो सफरा है या बलगम है, तो उसकी ज्यादती मानी जाती है। बराज की कमी में अखलात की कमी मानी जाती है। अगर मान लीजिए जो पाखाना है वो कम आ रहा है, तो उसमें माना जाता है कि अखलात की भी कमी है। या आंतों में सुद्दे हो गए हैं, अगर बराज कम आ रहा है तो ये मान मान लिया जाता है कि आंतों में सुद्दे यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि कुछ ना कुछ बड़ी रुकावट है, या तो बिल्कुल रुक गया है, या कहीं ना कहीं कुछ फंसा के आ रहा है। जितना आदमी खा रहा है इतना आदमी पाखाने में टट्टी नहीं कर रहा है, स्टूल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन मान लिया जाता है। अब नंबर दो, बराज का कीवाम, गाढ़ा या पतला। जो बराज का कीवाम है, ठीक है, यानी कि जो पाखाना है, यानी कि जो टट्टी है, यानी कि जो पोटी है, वो गाढ़ी है या पतली है, ये चीज देखने की होती है। बराज का तर होना सुद्दों को बताता है, या सुए हजम यानी हाजमे की खराबी को बताता है। अगर बराज जो है वो तर है, तो या तो उससे पता लगता है कि सुद्दे हैं, या पता लगता है कि हाजमा खराब है मरीज का। ठीक है। अब नंबर तीन, ये तीन पॉइंट ही देखे जाते हैं ज्यादातर। तो नंबर तीन क्या है, बराज का रंग, यानी कि कैसे रंग का पाखाना है। नंबर एक, अगर बराज कम पीला है, तो गिजा यानी कि जो खाई पीच चीज होती है, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन में कमी को बताता है। ठीक है। अगर बराज यानी कि जो स्टूल है, जो पाखाना है, वो कम पीला है, तो ये है कि जो खाई पी चीजें, जो खाई हुई या पी हुई चीजें हाँ। हैं, उनमें क्या है, न्यूट्रिशन कम है। अब बराज अगर सफेद है, या बराज अगर सफेद है, यानी कि जो जो पाखाना है, जो पोटी है, अगर वो सफेद है, तो मजराए सफरावी, यानी कि जो बाइल डक्ट होती है, जो लीवर से जो पित्त है वो छोटी आंत में ड्यूडिनम में गिरता है, उसमें क्या है, हाँ। उसमें कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं क्या हुआ है, अबे उसमें कहीं ना कहीं शुद्ध है। बराज अगर सफेद है, तो मजराए सफरावी यानी कि बाइल डक्ट की रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे यरकान यानी कि पीलिए में हो जाता है। ठीक है, यरकान में कई बार क्या होता है कि जॉन्डिस यानी कि पीलिए में क्या होता है, जो सफरा आंत में गिरना चाहिए वो सफरा आंत में नहीं गिरता, वो खून में मिल जाता है, और इंसान का जो रंग होता है वो पीला पड़ जाता है। और इंसान का जो सफेद हिस्सा होता है आंख के अंदर का, यहाँ ज्यादातर देखा जाता है पीलिया। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो पीला हो जाता है। बराज की बोलते हैं मवाद को। ठीक है, बराज में मवाद यानी कि लीवर एब्सिस, लीवर एब्सिस को यूनानी में बोलते हैं दबीलतुल कबिद, इसको लीवर का फोड़ा भी बोलते हैं। यानी कि बराज अगर की है तो बराज की मवाद को बताता है। यानी कि लेटरिन में जो है क्या आ रही है, यानी कि पाखाने में क्या आ रही है, मवाद आ रही है। अगर बराज की है, बराज अगर गाय के गोबर की तरह फूला फूला हो, तो ये रिया यानी कि गैस को बताता है, यानी कि मरीज के पेट में गैस बन रही है, स्टमक में, आंतों में, इंटेस्टाइन में, अमा में गैस बन रही है। अब अफजल बराज किसे माना गया, अफजल बराज यानी कि बेहतरीन पाखाना किसको माना गया है, अच्छा पाखाना किसको माना गया है, यानी कि जिसके ऊपर ये हुक्म सादिर किया जाए, ये फैसला किया जाए कि ये एक बेहतरीन बेहतरीन बराज है, यानी कि जो कोई शख्स है, उसकी जो मोशंस है, उसकी जो पाखाना है बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो बेहतरीन बराज किसे कहते हैं। नंबर एक, वो ठोस हो,
दस्तावर लेटरिन ना हो। ठीक है। नंबर दो, एक जैसा हो, ऐसा ना हो कुछ काली लेटरिन कर दी कुछ पीली लेटरिन, वो ना हो। गाढ़ा हो। खारिज यानी कि बाहर होते वक्त मिकाद यानी कि एनस में सोजिश या जलन ना हो। जिस टाइम पाखाना किया जा रहा हो, जो लेटरिन का रास्ता है जिसको मिकाद बोलते हैं इंग्लिश में, वहां पे मिर्चियां ना लगे यानी कि जलन ना हो, यानी कि सोजिश ना हो। हल्का जर्दी यानी कि हल्का पीलेपन की तरफ हो। ठीक है। ना ज्यादा बदबूदार हो और ना बगैर बू के हो, ऐसा भी ना हो कि उसके अंदर बहुत ज्यादा बदबू हो और ऐसा भी ना हो कि उसके अंदर बदबू हो ही नहीं। अब अखराज यानी कि बाहर आते वक्त कराकर या बकाबक की आवाजें ना आए, यानी कि जो इंसान हवा खारिज करता है बहुत ज्यादा, वो ना हो। ठीक है। नॉर्मल हो। झागदार ना हो, अपने टाइम पर आए, यानी कि अगर कोई सुबह जाता है तो सुबह जाए, शाम में जाता है मतलब सुबह भी जाता है शाम में जाता है तो फिर वो ऐसे जाए। ठीक है। मतलब इंसान जो है नॉर्मली 1 से 2 बार पाखाना जा सकता है, और हद से हद 3 बार जा सकता है। इससे अगर ज्यादा जा रहा है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन मानी जाती है। ठीक है। अच्छा तो यह है कि एक बार जाए और सुबह को जाए और सुबह उठते ही फौरन जाए। जितना खाना यानी कि गिजा खाया हो उतना ही पाखाना आए, ना तो ज्यादा आए और ना कम आए। ठीक है। जो बेहतरीन जो बहुत अच्छी किस्म का बराज माना जाता है, पाखाना जब माना जाता है, उसको बराज महमूद कहते हैं, यानी कि नॉर्मल स्टूल कहते हैं। बराज के जो लफ्जी मायने हैं वो स्टूल के हैं, और महमूद के जो लफ्जी मायने महमूद कहते हैं, किसी भी नॉर्मल चीज को महमूद को कहते हैं, तो उसको बराज महमूद कहते हैं, यानी कि ऐसी लेटरिन जो कि नॉर्मल हो। ठीक है भाई।